गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जल्दी से आ जाइए स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब हम यहाँ पर आपके लिए आज जो लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12, भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के जो क्वेश्चंस हैं, मेनली ये क्वेश्चन आपके जो हैं मौर्य और मौर्योत्तर से मिक्स जो चैप्टर होता है वहां से हैं। और क्वेश्चन हम सीक्वेंस में लेकर के जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया। हालांकि इसे हमने चैप्टर का नाम इसलिए नहीं दिया कि कभी कभी जो दो चैप्टर के मिलाकर के एक सेट तैयार हो पाता है, तो इसलिए इसको सेट 1 सेट 2 के नाम दिए गए हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम उनमें मौर्योत्तर और मौर्य के जो अंतिम चरण था वहां से कुछ प्रश्न, यहाँ से 20 प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन से 20 प्रश्न हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया बढ़िया कमेंट किए, क्वेश्चंस किए, उनके आंसर करने की मैंने कोशिश की। तो आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते रहिए और कंटिन्यू रखिए इसको। और यकीन मानिए कि अगर आप इसी तरह से इसको पढ़ते रहे, सारे हमारे जो प्रैक्टिस सेट अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आ रहे हैं, इनको अगर आप स्टडी करते रहे तो फाइनल एग्जाम तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज, आपके लिए जो मेन कंटेंट है वो भी हम लेकर के आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट पर। तो जो मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पर भारतीय इतिहास और इंडियन इकोनॉमी, उस पर आपको जो संक्षिप्त विवरण है, एक तरह से समरी की जाएगी पूरे सिलेबस की। तो ये समरी आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो आईएएस के प्रीलिम्स हो, चाहे पीसीएस के हो, या अदर स्टेट लेवल या आरओ के प्रीलिम्स हो। तो ये ध्यान में रख करके आपके लिए संक्षिप्त विवरण या समरी भी लाई जा रही है। ये फैक्ट बेस्ड होगी और इसमें ग्राफिंग के जरिए आपको पूरा समझाया जाएगा आपके चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वह स्थान जहां प्राग अशोक लिपि का पता चला है। प्राग का मतलब यहाँ पर क्या है? प्राग का मतलब है प्रारंभिक या आरंभिक, यानी कि प्री। तो प्री अशोका स्क्रिप्ट, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, वो कहां से प्राप्त हुई है? ए नागार्जुनिकोंडा, बी अनुराधापुर, सी ब्रह्मगिरी और डी मास्की। देखिए, प्राक अशोक लिपि क्या थी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। और अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। तो लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट और भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज। तो यहाँ स्क्रिप्ट की बात हो रही है। तो ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है या ब्राह्मी लिपि है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है अशोक के लेखों में। और आपसे पूछा गया है कि यहाँ कौन सी वो जगह है जहां से ये ब्राह्मी लिपि, प्राक अशोक लिपि आपको पता होनी चाहिए, तो उसका मतलब है ब्राह्मी लिपि। तो कहां से ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य मिलता है? आरंभिक। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा बी अनुराधापुर। और अनुराधापुर कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक है, अनुराधापुर श्रीलंका में है। और आप जानते हैं कि जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग युद्ध के बाद, तो अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के अशोक ने धम्म का प्रचार किया। और इसी के तहत अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने भेजा था। तो श्रीलंका के साथ अशोक के अच्छे रिश्ते थे, अच्छे संबंध थे, तो इससे ये पता चलता है। और अनुराधापुर श्रीलंका में ही है। तो यहाँ पर अशोक की समय जो प्राक अशोक लिपि यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है, इसमें लिखित कुछ साक्ष्य, कुछ अभिलेख यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो ब्राह्मी लिपि है, ये वर्तमान में जो हम और आप हिंदी बोलते हैं देवनागरी लिपि में। ठीक है, हिंदी हमारी भाषा है और लिपि हमारी देवनागरी है। तो देवनागरी लिपि का सोर्स भी क्या है? ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि कहाँ से निकली है? ब्राह्मी लिपि से निकली है। और ये कैसे लिखी जाती है? यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज इसको लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट की तरफ, जैसे देवनागरी लिपि लिखी जाती है वैसे ही ब्राह्मी लिपि भी लिखी जाती थी। जबकि खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है। तो जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहां से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, उनमें खरोष्टी लिपि और जो यूनान और अफगानिस्तान के आसपास से एरिया से जो मिले हैं उनमें अरमाइक लिपि भी पाई गई है। लेकिन ज्यादातर अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि पाई गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी अनुराधापुर।
कुछ मैंने आपके लिए जो शिलालेख है वहां से कुछ प्रश्न बने हैं वो लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 को देखने के बाद हम देखेंगे कि अगले कई क्वेश्चन हमारे अशोक के शिलालेखों से हैं। वैसे तो आपके लिए जो हम कंटेंट लेकर के आएंगे हिस्ट्री के, उसमें पूरा जो लघु शिलालेख हैं, जो प्रधान शिलालेख हैं या जो स्तंभ लेख हैं, उनमें क्या अंतर है और वे कितने हैं और कहां कहां स्टैब्लिश किए गए हैं, बहुत डिटेल्स में आपको हम बताएंगे कंटेंट में। पर यहां पर हम आपको जो 14 शिलालेख हैं, जो प्रधान या मुख्य शिलालेख हैं, उनकी एक छोटी सी लिस्ट हमने यहां तैयार की है, क्योंकि 2-4 प्रश्न वहां से मुझे दिखाई दे रहे थे। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस लिस्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? देखिए, अशोक ने अपने अभिलेखों में जो बातें लिखी हैं, जो लिखवाई हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी अशोक के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में प्राप्त होती है। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में, और ये अभिलेख कौन सा था? दूसरा अभिलेख, ठीक है, ये अभिलेख दूसरा था या द्वितीय अभिलेख है। तो इस द्वितीय अभिलेख में अशोक ने अपने पड़ोसी देशों का उल्लेख किया है, और इसमें इसने बताया है कि कौन कौन से, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से राज्य पड़ोसी राज्य हैं। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक नाम है जो कि इस अभिलेख में नहीं है। अशोक के अभिलेखों में जिन पड़ोसी राज्यों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक इनमें कौन सा नहीं है? बाकी 3 के नाम हैं, ए चोल, बी पांड्य, सी सत्यपुत्र और डी सातवाहन। तो सातवाहनों का नाम उसमें नहीं है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ये नाम उसमें दिए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो नाम अभिलेख में दिए गए हैं, दूसरे अभिलेख में दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं, ये अशोक के पड़ोसी राज्य थे, और निश्चित तौर पर ये अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। लेकिन सातवाहन राज्य का नाम इस पड़ोसी राज्य में नहीं दिया गया। इसका ये मतलब निकलता है कि सातवाहन मौर्य साम्राज्य में के अंतर्गत उस समय आता था, और मौर्य शासकों का या अशोक का सातवाहन साम्राज्य पर नियंत्रण था। इसीलिए सातवाहनों को पड़ोसी राज्य के रूप में अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित नहीं किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं अशोक के उन 14 अभिलेखों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अगर आप समझ गए तो बहुत सारे इस सीरीज के प्रश्न भी और अदर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, इसमें जो मुख्य बातें लिखी हुई हैं, कुल कितने प्रधान शिलालेख हैं? 14। कुल 14 प्रधान शिलालेख हैं। उनमें से पहले में क्या लिखा हुआ है? पशु वध को प्रतिबंधित किया है, हिंसा का विरोध करता है अशोक। पूछा जाता है अपने किस अभिलेख में अशोक ने हिंसा का विरोध किया है? तो ये प्रथम शिलालेख है। इसमें यह कहता है कि पशु वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये अहिंसा का पालन करता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। तो पशु वध को प्रतिबंधित करता है और उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाता है, और प्रजा के लिए यह कहता है कि वह अपना समय धर्म के प्रचार में और ज्ञान प्राप्ति में लगाएं। दूसरा शिलालेख क्या कहता है, जिससे अभी प्रश्न आया था? दूसरा शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिनमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, और इसी में सामाजिक कल्याण उपायों के बारे में भी बताया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र का जो वर्णन किया है दूसरे शिलालेख में, इससे यह पता चलता है कि ये राज्य अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे शिलालेख में। तीसरा शिलालेख क्या कहता है? ब्राह्मणों को स्वतंत्रता देने के संदर्भ में बात करता है। इस तीसरा शिलालेख में यह कहता है हर 5 साल में युक्ता प्रादेशिक रज्जुकों के साथ धम्म का प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा करते हैं। ये कौन है? ये मौर्यकालीन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि धम्म के प्रचार से कहीं ना कहीं संबंधित है। आगे इसकी भी लिस्ट हम लेकर के आए हैं। तो अशोक ने जिस धम्म का विकास किया था, जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित था, उसके प्रचार के लिए हर 5 साल में इन अधिकारियों को राज्य का दौरा करने की बात इसमें कही गई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो प्रश्न आता है, ब्राह्मणों को स्वतंत्रता, यानी कि अशोक का जो सहिष्णुता का जो नियम था कि अगर भले ही बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, लेकिन अन्य धर्मों का भी कोई वहां पर अपमान नहीं हो रहा था, तो ब्राह्मणों को स्वतंत्रता देने से संबंधित ये जो यहाँ पर कथन है तीसरे शिलालेख में, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक बौद्ध होने से पहले ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। अगला है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में क्या है? भेरी घोष। भेरी घोष क्या था?
भेरी घोष का मतलब था कि जो युद्ध के समय में जो घोष किया जाता है, यानी कि युद्ध घोष। भेरी घोष को हम युद्ध घोष भी कह सकते हैं, युद्ध का आवाहन करना या युद्ध का आरंभ करना। तो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। धम्म घोष क्या है? शांति की ध्वनि है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो शांति और अहिंसा का पाठ है उसका प्रचार करना। तो अशोक ने भेरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी कि शांति का सहारा लिया या शांति को अपनाया। यह बात उसके चौथे शिलालेख में लिखी हुई है और समाज पर धम्म का प्रभाव, इससे संबंधित बात चौथे शिलालेख में लिखी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संदेश मिलता है और वहां से प्रश्न बनते हैं। पांचवा शिलालेख क्या कहता है? दासों के साथ उनके आकाशों द्वारा मानवीय व्यवहार धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। ये वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी उसके कौन से शिलालेख में मिलती है। ये धम्म महामात्र कौन थे? धम्म महामात्र ऐसे अधिकारी थे जो कि धम्म का प्रचार करते थे, यानी कि जो बुद्ध के जो दर्शन है, या जो यहाँ पर बुद्ध के दर्शन हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर अशोक ने जिस धम्म का विकास किया था, क्योंकि अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म थोड़ा सा अलग था, तो अशोक ने जिस धम्म का विकास किया था जो कि एक प्रकार का नैतिक आचरण था, जिसमें एक ऐसी बातों का संग्रह था जिससे व्यक्ति का जीवन एक शुद्ध और पवित्र बनता है। तो ऐसे धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और यह बात अशोक के पांचवें शिलालेख से पता चलती है। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। छठा शिलालेख क्या कहता है? कल्याणकारी उपायों से संबंधित है और राजा की प्रजा के बारे में जानने की इच्छा है, यानी कि शायद ये दुनिया का पहला ऐसा राजा था अशोक जो समस्त प्रजा को अपनी संतान कहता है और यहाँ पर यह प्रजा के बारे में जानने की इच्छा रखता है, प्रजा का रहन सहन, प्रजा की समस्याएं, तो प्रजा के हित के बारे में छठे शिलालेख में यह लिखता है और साथ ही साथ कल्याणकारी उपायों के बारे में छठे शिलालेख में पता चलता है, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे अपनी प्रजा के लिए। सातवां शिलालेख क्या कहता है? सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन अन्य धर्मों का भी और संप्रदायों का भी समान सम्मान होना चाहिए। तो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित सातवां शिलालेख अशोक का बहुत महत्वपूर्ण है। आठवां शिलालेख क्या कहता है? अशोक के बोध गया और बोध वृक्ष की यात्रा का उल्लेख है और धर्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखने की बात इस आठवें शिलालेख में कही गई है। इसमें से क्या महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनेगा? अशोक ने गया की यात्रा की और बोध वृक्ष की यात्रा की। गया में क्या था? गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जाहिर सी बात है। और बोधि वृक्ष यानी कि वह वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि मतलब ज्ञान, वृक्ष मतलब पेड़, जिस पेड़ के नीचे, पेड़ कौन सा था? पीपल का। तो पीपल के जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। इस बोधि वृक्ष की यात्रा और बोध गया की यात्रा से यह संदेश मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आठवें शिलालेख से पता चलता है। नौवां शिलालेख कहता है कि लोगों के नैतिक आचरण पर जोर दिया जाए और महंगे समारोह से बचा जाए, यानी कि नैतिक आचरण की जानकारी, यानी कि जनता की नैतिक आचरण पर नजर रखने वाली जो बात है वो नौवें शिलालेख में कही गई है। 10वां शिलालेख है प्रसिद्ध और महिमा की इच्छा की निंदा करना। इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति को प्रसिद्ध होने और अपना महिमा मंडन करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सामान्य और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। 11वां शिलालेख धम्म की विस्तृत व्याख्या करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धम्म की विस्तृत व्याख्या करता है। इतिहास में बहुत सारे डाउट हैं कि जो अशोक था इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था कि नहीं, अशोक बौद्ध था या अशोक केवल बौद्ध धर्म से प्रभावित था। इसको लेकर के इतिहासकारों में बहुत ही मतों में भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो तमाम साक्ष्य हैं, जो उदाहरण हैं, इनसे अनुमान लगाया जाता है कि किस सीमा तक अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित था। और अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है, भाब्रू अभिलेख है, उससे काफी हद तक ये पता चलता है कि अशोक पर बौद्ध धर्म का जबरदस्त प्रभाव था। 12वां शिलालेख बहुत पूछा जाता है, ये सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील इसमें की गई है 12वें शिलालेख में।
13वां शिलालेख कहता है कि धम्म के माध्यम से कलिंग युद्ध और विजय के बारे में बताया गया है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा और अशोक के हृदय परिवर्तन की चर्चा की गई है, तो वो 13वां शिलालेख है। 13वें शिलालेख की अन्य महत्वपूर्ण बातें समझें। अशोक का कलिंग युद्ध, युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन और अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद भेरी घोष का धम्म घोष में बदल जाना, और इसके अलावा 13वें शिलालेख में भी अशोक ने पड़ोसी राज्यों के बारे में जिक्र किया है। और 14वां और अंतिम शिलालेख में देश के विभिन्न हिस्सों में जहां पर शिलालेख स्थापित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से ये 14 शिलालेख अशोक के बेहद महत्वपूर्ण है और इन शिलालेखों से बनने वाले प्रश्न आप इस चार्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राजादेश से, राजादेश क्या थे? ये जो शिलालेख में जो मैसेज लिखा हुआ था, जो संदेश लिखा हुआ था, ये क्या है? राजादेश। देखिए, ये इससे मतलब ये नहीं कि कुछ भी उसमें लिख दिया जाएगा। राज्य के आदेश से, यानी कि राजा के आदेश से या राज्य के या शासन के आदेश से जो इस पर लिखे हुए हैं वाक्यांश, उनको राजादेश कहा जाता है। और इन्हीं से यह पता चलता है कि उस समय शासन का संचालन कैसे होता था, राजा की जो सोच थी, जो विचार थे, वो क्या थे। ठीक है, तो पूछा गया है किस राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन से राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? आपने 14 शिलालेखों में पढ़ा, अगर आपको याद हो तो तब तक आंसर दीजिए, मैं अभी बता रही हूं इसको। ए प्रधान शिलालेख राजादेश नंबर 13, शिलालेख राजादेश नंबर 6, लघु शिलालेख राजादेश नंबर 1 और स्तंभ राजादेश नंबर 4। तो अभी हमने जो चार्ट देखा 14 शिलालेख का, उसमें हमने देखा कि जो 13वां शिलालेख था, इस 13वें शिलालेख में साफ बताया गया है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के अशोक ने धम्म का प्रचार किया और कैसे भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का सहारा लिया या अहिंसा का पालन किया। तो ये सारी बातें प्रधान शिलालेख या 13वें शिलालेख से पता चलती है। इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें क्या सम्मिलित है? अब इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे, ये ऑप्शन आपके लिए कोई मतलब नहीं है अगर आपको संगम राज्यों के बारे में नहीं पता है। तो संगम राज्य का संबंध किससे था? मेनली इनमें 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, इन्हें हम संगम वंश में पढ़ते हैं और ये संगम वंश इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय जो संगम हुए थे, संगम मतलब सभाएं, तो उन्हीं से इनका नाम संगम पड़ा और उस संगम में जो साहित्य लिखा गया था, उस साहित्य से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो चोल, चेर, पांड्य जो इनको संगम राज्य कहा गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन से शिलालेख हैं जिनमें इन संगम राज्यों का उल्लेख किया गया है या इन संगम राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अभी हमने जो चार्ट पढ़ा वहीं से ये प्रश्न है। ऑप्शन ए पहला और 10वां शिलालेख, बी पहला और 11वां शिलालेख, सी दूसरा और 13वां शिलालेख, डी दूसरा और 14वां। तो हमारा राइट आंसर होगा दूसरा और 13वां। मैंने आपको बताया कि दूसरे शिलालेख में स्पष्ट तौर पर चोल, चेर, पांड्य, यहाँ पर जो सत्यपुत्र और केरल पुत्र दिया गया है ये भी दक्षिण भारत से ही संबंधित है। तो दूसरे शिलालेख में और 13वें शिलालेख में अशोक ने दक्षिणवर्ती पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है जो जिनमें संगम राज्य भी आते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी ब्राह्मी। मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत क्या है? भाषा है। बाकी ये तीनों क्या है? भाषाएं हैं। ये भी भाषा है,
ये भी भाषा है। तो पूछा गया है कि जो प्राचीनतम शिलालेख लिखे गए थे वे कौन सी भाषा में थे। तो अगर लिपि होता तो उत्तर डी हो जाता, लेकिन क्योंकि भाषा है तो उत्तर हो जाएगा सी, प्राकृत, यानी कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाता कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख सबसे पहले किस राजा के कार्यकाल में लिखे गए, तो वो अशोक था। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसकी जो स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ने में बहुत देर में सफलता मिली। तो कौन सा वह व्यक्ति है इनमें से जिसने पहली बार अशोक के इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को या ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई थी। ए जेम्स प्रिंसेप, बी एच डी साकलिया, सी एस आर गोयल और डी वी एन मिश्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ए जेम्स प्रिंसेप। कब हुआ था ये? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक की ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों को पढ़ा था और ये एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। अभी अभी हमने आपको बताया पीछे जब डिस्कस किया कि देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि क्या है? वर्तमान जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं और जो हिंदी लिखते हैं वो जो लिखने वाली लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। यानी कि जो 14 अभिलेख थे इनमें कौन सा अभिलेख है जिसमें पूर्ण रूप से सहिष्णुता की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 7वां शिलालेख और डी भाब्रू लघु शिलालेख। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 12वां शिलालेख। अभी अभी आपने देखा 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी 12वां शिलालेख होगा। ये जो भाब्रू का शिलालेख है इसमें अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। बाकी अभिलेखों के बारे में चार्ट में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। राजनयिक संबंध क्या होते हैं? राजनयिक संबंध इनको हम बोल सकते हैं। राजनयिक संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे के यहाँ जो शासन है वो आपस में संबंधित था और राजदूतों का आदान प्रदान होता था और एक दूसरे के राजा एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध रखते थे। ठीक है। यह जो टालमी फिलाडेल्फस है कहाँ का शासक था? पूछा गया है कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वे कहाँ का शासक था, यानी कि ये कहाँ का था। ए साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया और डी सीरिया। तो ये मिस्र का शासक था। मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के अच्छे खासे जो एक दो राजाओं के बीच जैसे राजनीतिक संबंध होते हैं, राजनयिक संबंध होते हैं, उस प्रकार से था। और इनसे ये पता चलता है कि मौर्यकालीन, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे वो अशोक हो, इनके समय में विदेशी राजाओं के साथ या विदेशियों के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छे सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। और कहीं ना कहीं यह जो कौटिल्य था उसका प्रभाव था, क्योंकि कौटिल्य ने अपने जो साप्तांग सिद्धांत दिए हैं उन साप्तांग सिद्धांतों में से 7वां और अंतिम सिद्धांत है मित्र, यानी कि किसी राजा के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ मैत्रीवत संबंध होना बहुत जरूरी है। इससे राज्य की सुरक्षा बनी रहती है। तो इसी सिद्धांत का पालन करते हुए मौर्य शासकों ने, जिनमें खास तौर से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम, अशोक ने इसे धम्म के माध्यम से बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य विस्तार के माध्यम से एक तो अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रवत व्यवहार भी बनाए। तो जैसे आज हमारी विदेश नीति होती है, हम अपनी विदेश नीति में पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीवत संबंध बनाते हैं, वैसा ही इन मौर्य शासकों ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। ये जो 4 अभिलेख हैं इनमें अशोक का अभिलेख भी किसके साथ पाया गया है। ए
महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप की जो उपाधि थी ये शकों की, यानी कि जो शक थे उन्हें महाक्षत्रप या क्षत्रप कहा जाता था। तो ये जो रुद्रदामन था ये भी एक शक शासक था। इसके जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, और अशोक के इसी अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित की गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। यह बात हमें इस जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलती है, जिसमें अशोक का अभिलेख दर्ज किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? आपके सामने ये जो 4 नाम लिखे हैं ये अधिकारी हैं जो कि प्रशासन में अपनी भूमिका निभाते थे, जो इनका कार्य था। लेकिन इनमें से 3 ऐसे हैं जो मौर्य प्रशासन से संबंधित है, एक ऐसा है जो उससे बाहर है। आपको उसी एक का नाम बताना है जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ए युक्त, बी प्रादेशिक, सी रज्जुक और डी अग्रहारिक। तो ये तीनों जो है ये मौर्यकालीन थे, लेकिन ये जो डी है अग्रहारिक, यही आपका सही उत्तर है। ये गुप्तकालीन था। ठीक है, यह गुप्तकालीन था और यह क्या करता था? यह दान विभाग का प्रमुख था। दान विभाग यानी कि वह विभाग जहां से दान दिया जाता था, मुख्य रूप से भूमि दान। तो मुख्य रूप से जो भूमि दान दिया जाता था उस विभाग का अधिकारी था, मुख्य अधिकारी था। और किस काल में था ये गुप्तकालीन अधिकारी था। लेकिन ये तीनों जो है ये मौर्यकालीन है। युक्त क्या करता था? युक्त जिले में राजस्व की वसूली करता था। प्रादेशिक क्या था? प्रादेशिक वर्तमान कमिश्नर के समान था। और रज्जुक क्या था? रज्जुक जो है ये देखिए प्रादेशिक वर्तमान कमिश्नर के साथ साथ सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी भी उठाता था। यह सामाजिक न्याय के साथ साथ जो राजस्व संबंधी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी उठाता था। और ये प्रादेशिक, जबकि रज्जुक जो है ये क्या करता था? रज्जुक राजस्व संबंधी अधिकारी था, यानी कि यह राजस्व संबंधी अधिकारी था। तो ये तीनों जो है ये मौर्यकालीन अधिकारी थे, जबकि अग्रहारिक जो है ये गुप्तकालीन अधिकारी था। अब ये कुछ अधिकारियों के, मौर्यकालीन अधिकारियों के नाम यहां पर मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मौर्यकालीन महत्वपूर्ण अधिकारियों की लिस्ट में पर्याध्यक्ष कौन होता था? वाणिज्य का अध्यक्ष, यानी कि जो वाणिज्य अधिकारी होता था, जैसे हमारे वित्त मंत्री हैं वैसे ही होता था ये पर्याध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष क्या था? पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष था। जो माप और तौल होती थी, जो बाट वगैरह जो होते हैं ना, बाट माप तौल अधिकारी आज भी होते हैं हमारे पीसीएस रैंक के, तो वो जो थे उन्हें पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। सुराध्यक्ष का संबंध किससे था? शराब एवं मदिरा का अध्यक्ष। जैसे आज सरकारी जो शराब की बिक्री होती है उसका एक विभाग होता है, एक मंत्रालय होता है, वैसे ही मौर्य काल में भी था, तो सुराध्यक्ष कहते थे इसको। सूना अध्यक्ष कौन था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। बूचड़ खाना क्या होता है? जहां पर मांस आदि बिकता था, मीट बिकता था। तो ऐसे सभी बूचड़ खाने का जो निगरानी है वो सूना अध्यक्ष करता था। अकारा अध्यक्ष क्या था? खानों का अध्यक्ष। खाइन जो माइंस होती हैं, जो खुदाई होती जमीन से, जिनसे महत्वपूर्ण खनिज निकाले जाते थे, तो ऐसी खानों का जो अध्यक्ष था वो आकरा अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, खूब सारे पूछे जाते हैं। सीता अध्यक्ष कौन था? कृषि विभागों का अध्यक्ष था। साथ में एक चीज यहां पर और जोड़ दीजिए, राजकीय कृषि, यानी कि जो राजकीय भूमि होती थी वह जमीन जो राजा के नियंत्रण में या शासन के नियंत्रण में होती थी, सरकारी जमीन इसको आप कह सकते हैं। तो सरकारी जमीन पर जो कृषि की जाती थी उसका अध्यक्ष था ये सीता अध्यक्ष। जैसे कुछ जमीनें प्राइवेट होती हैं लोगों की अपनी, कुछ सरकारी, तो जो सरकारी जमीनें थी उस समय, यानी कि जो राजा के नियंत्रण की जमीनें थी, उन्हें कहा जा, उनका जो अध्यक्ष था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है,
कुप्या अध्यक्ष कौन था? कुप्या अध्यक्ष वन एवं उसकी संपदा का अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। लोहा अध्यक्ष धातु विभाग का था। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष था। बहुत महत्वपूर्ण है। टकसाल जहां पर सिक्के ढाले जाते थे, कॉइन्स ढाले जाते थे, उसकी निगरानी लक्षणा अध्यक्ष करता था। मुद्रा अध्यक्ष क्या करता था? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। ये देखिए कितने प्रगतिशील थे ये लोग। और मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में मैगस्थनीज ने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, जिले के नगर के प्रशासन के बारे में। तो कुल मिलाकर के मौर्यकालीन प्रशासन अपने समय में उत्तम कोटि का था। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग विभाग बनाए गए थे और उन सबका नियंत्रण राजा के पास रहता था। यानी कि पूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था में विकेंद्रीकरण कैसे लागू किया कि संपूर्ण केंद्रीकरण उसका राजा के पास रहे, लेकिन विभागों का बंटवारा अलग अलग अधिकारी और अध्यक्षों में करके हर कार्य को बहुत ही सुनियोजित तरीके से मौर्यकालीन प्रशासन में किया जाता था। नवाध्यक्ष कौन था? जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, जहाज रानी विभाग यानी कि जिसमें नाव वगैरह होती हैं, जहाज बनाए जाते हैं, उसका अध्यक्ष था। विदिता अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष था। चारागाह का अध्यक्ष क्या होता है? चारागाह जहां पर घास होती है, पशुओं के चरने का स्थान, उसका। संस्था अध्यक्ष कौन था? बाजार का अध्यक्ष था। लवड़ा अध्यक्ष नमक विभाग का अध्यक्ष था। शुल्का अध्यक्ष चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो प्रधान अधिकारी या अध्यक्ष थे मौर्यकाल के, उनके विभागों के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे प्रश्न में आपको हेल्प करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मापतौल, बी प्रशासन प्रबंधन, सी मार्ग निर्माण और डी राजस्व प्रबंधन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सी मार्ग निर्माण। यानी कि जो रोड कंस्ट्रक्ट कराने वाले जो अधिकारी थे, यानी कि जो सड़कों का निर्माण होता था, उन सड़क निर्माण की निगरानी करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमी यहाँ पर कहा गया है। बाकियों के नाम पीछे लिस्ट में मिल जाएंगे, आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न है, रज्जुक कौन थे? ठीक है, ये मौर्यकालीन एक अन्य अधिकारी था। रज्जुक कौन थे? ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग और डी शक सेना में सैनिक। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि रज्जुक कौन थे। तो वास्तव में रज्जुक जो थे ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। और ये किस प्रकार के अधिकारी थे? ये सामाजिक न्याय और राजस्व। कहीं कहीं आपको एक जैसे शब्द देख करके परेशान मत हो जाना। जैसे राजस्व के संदर्भ में जिम्मेदारी कई अधिकारियों को दी गई थी, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग नाम अलग अलग, जैसे राजस्व कहीं जिले का राजस्व था, कहीं पूरे राज्य का राजस्व था, कहीं दान में दी गई जमीन का राजस्व था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो हालांकि मौर्य काल में भूमि दान में देने की प्रथा नहीं थी। सबसे पहले जमीनों को दान में देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का पहला उदाहरण सातवाहन काल से मिलता है और गुप्तों ने इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया। लेकिन जो मौर्य काल था, इसमें जो जैसे अब मुद्रा इतनी ज्यादा तो थी नहीं कि वेतन के रूप में सबको मुद्रा दे दी जाए। तो जो सेनापति या अधिकारी होते थे, उनके वेतन के रूप में उनको भूमि दे दी जाती थी, जिससे राजस्व वसूली करके वो अपना वेतन या खर्चा प्राप्त करते थे। तो ऐसी भूमि को से मेरा मतलब है कि वहां की राजस्व वसूली, तो हर एक क्षेत्र या विभिन्न प्रकार की या सरकारी भूमि से राजस्व वसूली, तो अलग अलग प्रकार की जो भूमि थी उनसे राजस्व वसूली के आधार पर अलग अलग अधिकारी यहाँ हुआ करते थे। इसलिए राजस्व नाम बहुत सारे अधिकारियों के साथ आप देखेंगे। तो ये जो रज्जुक था, ये मौर्य शासन का अधिकारी था, जो कि सामाजिक न्याय और राजस्व संबंधी विभाग को देखता था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का प्रभावी था? अभी पीछे लिस्ट में आपको ये नाम मिला था, तो चलिए याद हो तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा अध्यक्ष है जो माप तौल का प्रभारी था, यानी कि माप तौल की जिम्मेदारी उठाता था? ए पौतवा अध्यक्ष, बी पलड़ा अध्यक्ष, सी सीता अध्यक्ष और डी सूना अध्यक्ष। तो आपने देखा कि माप तौल का संबंध या माप तौल की देखभाल करने वाले जो प्रभारी था या अध्यक्ष था, उसे पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। बाकियों के नाम आप पूरी लिस्ट में इसको कई बार पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे, तो इनको एक बार याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम वर्णित साप्तांग सिद्धांत की अवधारणा में
क्या सम्मिलित है? ठीक है, अर्थशास्त्र में जो साप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। किसने बताए हैं? कौटिल्य ने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? राजा, अमात्य, राजा अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, राजा अमात्य, जनपद, जनपद, दुर्ग, कितने हो गए? 1 2 3 4, दुर्ग, दंड, दुर्ग नहीं, दुर्ग के बाद आएगा आपका कोश, दंड और मित्र। ये क्रम है, ये क्रम भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इस क्रम से महत्व पता चलता है। तो सबसे पहला स्थान दिया गया है राजा को और सबसे अंतिम स्थान दिया गया है मित्र को। तो जो कौटिल्य है उसने अर्थशास्त्र में बताया है कि राज्य के संचालन के लिए 7 अंगों की आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे पहला होता है राजा। तो राजा के जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, उसके बारे में पूरा बताया है अशोक ने, राजा कैसा होना चाहिए, वो कौटिल्य ने कि राजा कैसा होना चाहिए। अमात्य कौन होते हैं? अमात्य वे प्रमुख मंत्रीगण होते हैं, इन्हें हम सचिव भी कह सकते हैं, जो राजा को सलाह देते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर। राजा इन्हीं की सलाह से कार्य करता है। जनपद का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि जहां तक राज्य का विस्तार है वह पूरा एरिया जनपद कहलाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण, सीमाओं का स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा चौथा जो अंग है साप्तांग सिद्धांत का, वो है दुर्ग। दुर्ग क्या होते हैं? जो राज्य की सीमाओं पर जो किले बने होते हैं राज्य की सुरक्षा के लिए, उन्हें किले का, उन्हें दुर्ग कहा गया है। तो ये रखा गया है चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर यहाँ पर कोष रखा गया है, और कोष का मतलब होता है राजकोष या फंड, यानी कि राजा को अपना फंड भरने के लिए लोगों पर टैक्स लगाने चाहिए और राजकोष पर्याप्त रहे, इसका प्रयास राजा को करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहता है। दंड की व्यवस्था की गई है यहाँ पर 6ठे स्थान पर। कौटिल्य ये कहता है कि राज्य की न्याय व्यवस्था बहुत स्पष्ट और उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए मौर्यकालीन प्रशासन में फौजदारी और दीवानी प्रकार के जो न्यायालय हैं, जिन्हें धर्म शोधन और कंटक शोधन कहा गया था, तो ये धर्मस्थयी और कंटक शोधन के नाम से फौजदारी और दीवानी न्यायालय बनाए गए थे। तो ये दंड विधान के आधार पर ही कौटिल्य कहता है कि दंड विधान बहुत स्पष्ट और कठोर होना चाहिए। और लास्ट है मित्र। मित्र में कौटिल्य कहता है कि जो राज्य होता है उसके जो सीमाई क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो हमारे सीमांत प्रांत पर जो राज्य होते हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य देश होते हैं, उनके साथ मैत्रीवत संबंध होने चाहिए। तो इस प्रकार से इन 7 अंगों के द्वारा कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिए हैं उन्हीं को साप्तांग सिद्धांत या साप्तांग की अवधारणा कहा गया है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है साप्तांग सिद्धांत में? ए राजा, राज्य क्षेत्र, प्रशासन, राजकोष। राज्य क्षेत्र का मतलब यहां किससे है? जनपद से, ठीक है, जनपद से। और प्रशासन का संबंध यहां किससे है? ये है आपका अमात्य से, ठीक है। बी है संगीत, नृत्य, राग व कुश्ती। सी मंत्री, नौकरशाही, उपरिषद व गुप्तचरी में संलग्न लोग। डी अभिजात वर्ग, आचार्य वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं मठवासी। तो आपने देखा सामने लिखा हुआ है, इसमें ए होगा राजा, राज्य क्षेत्र, प्रशासन और राजकोष। ये साप्तांग सिद्धांत के अंग हैं, बाकी उसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी मेगास्थनीज की इंडिका, सी विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और डी अशोक का अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में बहुत ही विस्तार से नगरों के प्रशासन के बारे में बताया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के प्रशासन
प्रशासन पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। लेकिन मैगस्थनीज ने प्रत्यक्ष रूप में, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन के लिए निर्देशन या डायरेक्शन का काम करता है, जबकि मैगस्थनीज की इंडिका यह बताती है कि मौर्यकालीन प्रशासन का संचालन कैसे होता था। ठीक है, तो वास्तव में मौर्यकालीन प्रशासन कैसा होना चाहिए यह अर्थशास्त्र बताता है, और मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था यह इंडिका बताती है। तो इंडिका में नगरों का प्रशासन कैसा होता था ये बताया गया है। नगरों के प्रशासन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मैगस्थनीज कहता है कि मौर्य काल में जो नगर थे वे 30 सदस्यों वाली एक समिति द्वारा संचालित होते थे। 30 सदस्यों वाली समिति, जैसे हमारे नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम आदि नगरों का संचालन करते हैं, ऐसा ही कुछ इंडिका में बताया गया है। और इस 30 सदस्यों वाली समिति को 6 हिस्से में बांटा गया था, जिनमें 5-5 सदस्य होते थे, जिनमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, इस तरह से समितियों को नाम दिए गए थे और हर एक समिति को अलग अलग कार्य दिए गए थे। समिति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती थी। इस प्रकार से नगर के कार्य को, प्रशासन को वर्गीकृत करके अलग अलग समितियों को दे दिया गया था। और कौन सी समिति क्या कार्य करती थी इससे संबंधित ये जो पूरा चार्ट यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से बहुत आते हैं। आगे भी जो बचे हुए प्रश्न है वहां से भी प्रश्न आएगा, तो इसको चलिए देख लेते हैं कि जो पहली समिति थी ये क्या करती थी, उद्योग एवं शिल्प का निरीक्षण, यानी कि नगर में जो उद्योगों का संचालन हो रहा है, जो शिल्प हो रहे हैं, उसका निरीक्षण या निगरानी करती थी पहली समिति। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख से संबंधित थी, क्योंकि विदेशियों के साथ मौर्य काल के अच्छे संबंध थे मौर्य राजाओं के। तो विदेशियों से आने वाले जो राजदूत थे या जो दूसरे लोग थे, लेखक थे, विचारक थे, इनके बारे में पूरी देखरेख और उनकी जिम्मेदारी उठाती थी। तीसरी समिति का कार्य था जनगणना। जनगणना में क्या आ जाता था, जन्म मृत्यु पंजीकरण। जैसे आज हमारे जो नगर निगम होते हैं, इनके माध्यम से जनगणना का कार्य, कैसे जन्म मृत्यु पंजीकरण के आंकड़े इकट्ठे कराए जाते हैं राज्य स्तर पर, फिर उनको ले जाकर के राष्ट्र स्तर पर इकट्ठा करके बताया जाता है कि इस नगर की, इस राज्य की और देश की जनगणना कैसी थी। तो जनगणना में जन्म और मृत्यु दोनों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने की जिम्मेदारी तीसरी समिति की थी। चौथी समिति का कार्य था व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में, नगर में जो व्यापार और वाणिज्य हो रहा है उसका नियोजन चौथी समिति करती थी। पांचवी समिति का कार्य निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करना था, यानी कि जो वस्तुएं मैन्युफैक्चर्ड हो गई हैं उनकी क्वालिटी चेक करने का कार्य यह पांचवी समिति करती थी। और छठी और अंतिम समिति बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है, जो सेल टैक्स होता है, वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है, उसको वसूल करने का कार्य छठी समिति का था। तो आप देख सकते हैं कि ये 6 समितियां, जिनमें कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, और ये समिति पूरे नगर का प्रशासन इस प्रकार से संभालती थी। ये व्यवस्था मौर्य शासकों ने की थी। और ये जानकारी हमें कहां मिलती है, ये जानकारी हमें मिलती है मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से, क्योंकि मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। कौन था मैगस्थनीज? यह सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस एक यूनानी था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और पराजित होने के बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी कर दिया था। तो जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज रहा, तो इसने जो वहां पर देखा और समझा उसे अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत ही विस्तार से लिखा है। तो इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन या चंद्रगुप्त कालीन प्रशासन का जो पूरा आंखों देखा विवरण बताया गया है, उसमें इस व्यवस्था की तारीफ की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन में कौन सा कार्य मौर्य काल से लगातार हो रहा है, मौर्य काल से शुरू हुआ था और अब तक हो रहा है, ऐसा कौन सा कार्य है? ए, माप तौल के बाटों का निरीक्षण। बी, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करने का कार्य। सी, जन्म मृत्यु का पंजीकरण। और डी, शिल्पकारों का संरक्षण। तो इसमें आंसर हमारा होगा सी, जन्म मृत्यु, यानी कि जनगणना का कार्य जो है यह जनगणना
का कार्य मौर्य काल से प्रशासन हुआ और आज भी लगातार नगर पालिका प्रशासन में। उस समय आपने देखा कि नगरों के अधिकार में ही आता था जनगणना करना कौन, और अब वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? चलिए फटाफट बता दीजिए। अभी मैंने राज्य के 7 अंगों के बारे में बताया जिसका वर्णन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। तो उनमें सबसे अंतिम यानी कि 7वें नंबर पर कौन आता था? ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र और डी कोश। तो 7वें नंबर पर आता था मित्र। मित्र क्या थे? मित्र पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी देशों को कहा गया है जिनके साथ हमारे मैत्रीवत संबंध होने आवश्यक हैं। और ये उनका क्रम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वां मित्र। तो ये क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिया जाता है कभी कभी, इन्हें 7 अंगों को क्रम से लगाएं। तो ये आपको पता होना चाहिए किसका कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासकों ने निम्नलिखित में से किसका विकास किया था? ठीक है, आपके सामने 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से मौर्य शासकों ने किसका विकास किया था। पहला, संस्कृति, कला एवं साहित्य। दूसरा, सोने के सिक्के। तीसरा, प्रांतीय विभाजन। और चौथा, हिंद कुश तथा साम्राज्य। तो इसमें ये जो दूसरा पॉइंट है ये मौर्य शासकों ने नहीं किया था। ये जो है ये किया था किसने? हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासक मतलब इंडो ग्रीक। तो जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलाने की परंपरा शुरू की। इसके अलावा ये तीनों कार्य जो है मौर्य शासकों ने शुरू कर दिए थे। संस्कृति, कला और साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन किया था, प्रांतों को अलग अलग बांट करके उनके विकास को सुनियोजित तरीके से किया। और आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंद कुश तक फैला हुआ था जब उसने सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। हमारा उत्तर होगा डी, पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। अभी मैंने बताया कौटिल्य दंड व्यवस्था की बात करता है। कौटिल्य ये कहता है कि राज्य की दंड व्यवस्था अगर उत्तम क्वालिटी की होती है और कठोर होती है तो अपराध नहीं होते हैं। तो किस प्रकार के न्यायालय की बात करता है कौटिल्य, या किस प्रकार के न्यायालय के अस्तित्व थे उस समय, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसका उल्लेख किया गया था। पहला, धम्म महामात्र। दूसरा, धर्मस्थैर्य। तीसरा, रज्जुक। और चौथा, कंटक शोधन। तो अभी अभी मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया कि धर्मस्थैर्य और कंटक शोधन। धर्मस्थैर्य क्या थे? ये दीवानी न्यायालय थे। ठीक है, ये दीवानी न्यायालय थे। और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। इसका अंतर उस समय किस प्रकार से किया गया था कि ऐसे मामले जो परस्पर व्यक्तियों में आपस में हो, यानी कि जो उस मौर्य साम्राज्य में जो जनता थी उस जनता के आपस के या परस्पर विवादों का निपटारा धर्मस्थैर्य या दीवानी मामलों के तहत किया जाता था। लेकिन व्यक्ति और राज्य के बीच में कोई मैटर अगर होता था, यानी कि एक आम आदमी और राज्य के बीच का कोई शासन का या सरकार के बीच का मैटर होता था, तो उसका समाधान कंटक शोधन या फौजदारी कानून के द्वारा किया जाता था। तो धर्मस्थैर्य और कंटक शोधन अर्थशास्त्र में इनकी बात कही गई है। ये उस समय के महत्वपूर्ण न्यायालय थे। और वर्तमान में भी हमारी न्याय व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी कानून अलग अलग बनाए गए हैं। तो इनका अस्तित्व पहली बार मौर्यकालीन समाज में ही मिला और पहली बार इनके बारे में अर्थशास्त्र से ही जानकारी मिलती है। तो हमारा उत्तर होगा दूसरा और चौथा सही है, डी इसका सही आंसर होगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन और ये है इनका आंसर सीट। तो मुझे उम्मीद है कि बिना आंसर सीट के ही आपके सारे आंसर आपको याद होंगे, क्योंकि पूरी इसका डिस्कशन, पूरी व्याख्या आपने सुनी है। और आगे भी आप इसको, जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो इस व्याख्या को ध्यान में रख करके आप और नए प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। थैंक यू।